नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आज के जो कोट है उस पर हम जाते हैं। ये लिखते हैं, हाउ कैन यू गवर्न अ कंट्री विच हैज 246 वेराइटीज ऑफ चीज, बाय चार्ल्स डी गॉले। आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। सो ये कहते हैं कि आप एक ऐसी कंट्री को कैसे गवर्न करते हैं जिसमें कर सकते हैं जिसमें चीज ही सिर्फ 246 प्रकार का है। यहाँ पर बात की जा रही है फ्रांस की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि फ्रांस के इलेक्शंस नजदीक हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल डिबेट हो चुका है, सेकेंड राउंड होना बाकी है। आई थिंक 24 अप्रैल को वो होने वाला है। अभी जो है आज ये कोट इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज एक एडिटोरियल आया है इसी बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं। दिस सेंटर फ्रेज, इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ऑनगोइंग इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिबेट हुई है उसमें ऐसा लगता है कि फ्रांस जो है पहले से ज्यादा पोलराइज हो चुका है। पोलराइज क्यों हो चुका है? क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन जी जो है उन्हें अराउंड 28% वोट मिले हैं। ली पेन जो राइटिस्ट है, जो राइट विंग की कैंडिडेट है, उन्हें 23, और जो लेफ्ट विंग कैंडिडेट है मेलेनकॉन, उन्हें 22% वोट मिले हैं, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेलेनकॉन जी हैं, जो लेफ्ट विंगर हैं, उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें ये कह दिया है कि आप कम से कम ली पेन जी को वोट ना करें। इसका मतलब जो बॉल है इट इज इन द कोर्ट ऑफ मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैं। अब बात की जाती है कि ऐसा क्यों है, इतना पोलराइजेशन क्यों है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, सबसे पहले पोलराइजेशन इसलिए ज्यादा है और इतना एकदम शार्प है क्योंकि जो राइट विंगर हैं ली पेन जी, वो सिंपेथेटाइज करती हैं विद व्लादिमीर पुतिन इन्वेजन। ऐसा नहीं कि वो यूक्रेन को या इन्वेजन को सही कह रही हैं, लेकिन वो ये सही कह रही हैं जो व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन जी जो अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट जो मैक्रोन जी है उन्होंने इस बार अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे कम कर दिया है। उसके अलावा इन्फ्लेशन लेकिन जो है वो काफी ज्यादा हाई है अभी फ्रांस में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा कम हो चुका है। और फिर उसके बाद बात की जाती है प्रोटेस्ट की जो इस बार हो गए थे फ्रांस में अगेंस्ट द टैक्स ब्रेक्स, और उसके बाद दो तीन चीजें और इस बार जो 5 ईयर जो टेन्योर था इमैनुअल मैक्रोन जी का उसके अंदर हुआ था, जिसमें सबसे पहले आती है द डेथ ऑफ स्कूल टीचर सैमुअल पैटी, जिसकी वजह से जो मैक्रोन जी उन्होंने मस्लिम्स के अगेंस्ट या जो रिलीजियस सैंक्टिटी है उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा लॉज निकाले थे कि आप रिलीजियोसिटी को आप पब्लिक प्लेस में फॉलो नहीं कर सकते हो, हिजाब नहीं पहन सकते हो, ब्लास्फेमी रूल्स एंड ऑल दैट। तो इसलिए जो सपोर्टर्स हैं जो एकदम राइट विंगर्स हैं वो इस चीज को, वो भी थोड़े से मैक्रो जी के सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने भी इतनी लिबरल काम नहीं किए, उन्होंने भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए हैं। तो एक्चुअली तो वो सेंट्रल लेफ्ट लीनिंग है लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा राइट विंगर काम भी किए हैं, इसलिए सपोर्ट उनके पास ज्यादा है अभी। और इस बार अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं वापस से तो वो एक सेकेंड टर्म के लिए सिर्फ जैक्वेस शिरक जी जो 2002 में प्रेसिडेंट थे उनके बाद पहले ही होंगे जो फ्रांस में सेकेंड टर्म अपना वापस से पाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो होते हैं एक एक टर्म के लिए आते हैं। तो अब ये काफी ज्यादा देखने का होगा, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाले हैं और पूरी दुनिया की इन पर नजर है। नेक्स्ट हम आते हैं सावर लेसन्स। सावर लेसन्स किसके लिए? स्पाइक इन द प्राइस ऑफ लेमन, जो अभी लेमन के प्राइस में हाइक हुआ है काफी ज्यादा पिछले कुछ समय में, वो क्यों हुआ है और किस प्रकार से उसे ठीक किया जा सकता है और ऐसा किया जा सकता है कि वो नियर फ्यूचर में ना हो, उस बारे में एडिटर बात करते हैं। लेमन के रेट क्यों बढ़ते हैं और क्या इसके अंदर दिक्कत आ गई है जो इस बार इतने ज्यादा 10 से 15 से लेकर 20 रुपए का एक लेमन हो गया है, जबकि लेमन इज लाइक अ ड्रिंक ऑफ पुअर एज वेल एज द रिच। रिच उसको मोहितो नाम से, पुअर उसको लाइम वाटर के नाम से पी लेते हैं। 10 का भी मिलता है, 250 का भी मिलता है। तो काफी ज्यादा वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर लोग इसे पसंद करते हैं, तो काफी ज्यादा कंजम्पशन भी है इसका।
लेमन का प्राइस क्यों सोर हुआ है, इस बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसे आप आई क्वांटा के यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर जाकर देख सकते हैं और उसके अंदर कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब वापस से प्राइस राइज की बात करते हैं। तो प्राइस राइज अभी इस बार क्यों हो गया है, सबसे पहले तो जो दो फसलें थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है लेमन की, इसलिए अभी जो अप्रैल में लेमन का फ्रूट आना था वो नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जो दो फसलें थी, एक फसल जो मार्च में आती है और एक फसल जो अप्रैल में आती है, वो दोनों इस बार की खराब हो गई ड्यू टू एक्सेसिव मॉनसून। दूसरी चीज ये है कि अब जो अगली फसल आने वाली है वो सीधे अक्टूबर में आने वाली है, तो काफी ज्यादा टाइम गैप भी है। तो एडिटर कहते हैं कि किस प्रकार से ये किया जा सकता है। देखिए, इस बार जो है ये चीज लेमन में हुई है, अगली बार और किसी फ्रूट के साथ भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि हमेशा कोई ना कोई, कभी अनियन होता है, कभी लेमन होता है, कभी सोयाबीन होता है, पर किसी ना किसी चीज के लिए हमेशा साल में एक ना एक बार प्राइस राइज बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो ही जाता है। तो किस प्रकार से हम इस चीज को कर्ब करें। तो पहली चीज है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? कहा जाता है कि पहले तो बहुत ज्यादा दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, और जो है उसमें से भी ऑलमोस्ट 70% का जो यूजेज है वो सिर्फ पटेटो स्टोर करने के लिए होता है, और बाकी जो गुड्स है वो पेरिश हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीज वापस से ना हो और कोल्ड चेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इसके लिए आप पब्लिक, विच इज गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि हम और आप, हम दोनों को साथ में आकर पीपीपी मॉडल पर काम करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज द कोल्ड चेन। और ये जो कोल्ड चेन जितनी है वो भी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सिर्फ चार शहर, चार स्टेट्स में है, जैसे कि यूपी, आंध्र प्रदेश वगैरह। महाराष्ट्र में इतना ज्यादा एक्सटेंसिव है नहीं कोल्ड चेन का, जबकि वहां पर काफी खेती होती है, तो आइटम्स पेरिश हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज अबाउट कॉलिंग आउट हेट। कॉलिंग आउट हेट में एस वाई कुरैशी जी ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से हेट स्पीचेस इतनी ज्यादा हो रही है, तो उसको कंडेम करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि उसकी वजह से वायलेंस हो जाएगा देश में, बल्कि इसलिए कि हेट स्पीचेस खुद ही एक वायलेंस है, एक प्रकार का वायोलेंस है हेट स्पीच। तो इसलिए उन्हें कंडेम करने की जरूरत है। जैसे कि बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन के लिए हेट स्पीच का यूज किया जा रहा है, और जो काफी ज्यादा बढ़ चुका है 2014 के बाद से। अभी देखा गया कि इलेक्शन के पहले अभी जो यूपी इलेक्शन हुए थे उसमें काफी ज्यादा हेट स्पीच का यूज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन जो था उत्तर प्रदेश का, उनसे पूछा भी कि आप इसको क्यों नहीं डीबार कर रहे हो, इन लोगों को जो हेट स्पीच पहुंचा रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी कहते हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से केज पैरेट बन चुका है इलेक्शन कमीशन भी एक। अब दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं कि हेट स्पीच के अगेंस्ट स्टेट एकदम पावरलेस या कुछ नहीं कर सकता है। काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं जो हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए हैं, जैसे आईपीसी का सेक्शन 153A, 295A, 298, ये सारी चीजें क्रिमिनलाइज करती है हेट स्पीच को। इसके अलावा और दूसरे सेक्शन है, जैसे 125 आरपीए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंदर भी ये क्रिमिनलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ये कहा जाता है कि इलेक्शन के दौरान अगर कोई भी दो अलग अलग माइनॉरिटी या दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में एनिमिटी या हेट पहुंचाता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। ऐसे और भी कई कानून हैं, लेकिन क्योंकि अब जो इनकम्बेंट हैं, अगर वही पार्टी हेट स्पीच पहुंचा रही है, अगर हेट स्पीच डिलीवर कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन भी एक प्रकार से उनके हाथ भी बंध जाते हैं, क्योंकि वही पार्टी अभी ऑलरेडी पावर में भी है और काफी ज्यादा हस्तक्षेप होता है उनका इन द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड ऑल द अदर स्टेट गवर्निंग बॉडीज। तो ऐसा जो हैं राइटर वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्न, वो जो खुद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और वो जो जानते हैं कि किस प्रकार से हेट स्पीच इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बताया जाता है कि ऑनलाइन मीडियम में भी काफी ज्यादा हेट स्पीच बढ़ गई, और 2018 को ऑनलाइन हेट स्पीच या ईयर ऑफ ऑनलाइन हेट कहा गया, और उसमें ऑलमोस्ट
3 मिलियन हेटफुल पोस्ट फेसबुक ने अकेले ने हटाए, 30 लाख पोस्ट। ये तो वो है जो हटा दिए गए हैं, जबकि हम खुद भी कभी फेसबुक खोलकर देखते हैं तो कितनी ज्यादा हेट न्यूज और खबरें आती रहती है पूरे टाइम पे। यूट्यूब ने ऑलमोस्ट 25,000 पोस्ट हर महीने हटाए हैं 2018 में। तो ये जो हेट स्पीच इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देते हैं एडिटर की, जिस प्रकार से महंत बजरंग मुनि उदासीन जो है, एक उत्तर प्रदेश की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के चीफ प्रीस्ट, उन्होंने जिस प्रकार से मुस्लिम विमेन के अगेंस्ट रेप का थ्रेट दिया था, सेक्सुअल वायलेंस का कहा था पब्लिकली, और उनको उसके बाद अरेस्ट भी नहीं किया गया, काफी ज्यादा समय के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया बाय द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो पुलिस है उनके भी हाथ बंधे हुए हैं और वो काफी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। तो एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, और दूसरा जो ऑटोनमी है इन इलेक्शन कमीशन और ऐसी बॉडीज की, उनको और ज्यादा ऑटोनमी प्रोवाइड करने की जरूरत है। एक्चुअली पेपर्स पर तो है, लेकिन इन पर्सन वो मिल नहीं पाती है, तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट आर्टिकल है द कर्टेसी ऑफ क्रेडिट। ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रैमी विनर के बारे में कुछ बताया गया है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, सिटी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल रॉन्ग। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी उनके रेन में, जो चंडीगढ़ था उसे पंजाब को ना देकर, जिसकी वजह से उन्हें अपने जान तक गंवानी पड़ी थी। और इतने ज्यादा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो करने की जरूरत पड़ी वो भी शायद नहीं करनी पड़ती अगर वो पंजाब को चंडीगढ़ ऑलरेडी दे देते। तो जो राइट भी है, जो विलफुली उन्हीं का है, पंजाब चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ जो है पंजाबीज का ही है। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उसी टाइम में बात चली थी कि कुछ समय के लिए चंडीगढ़ दोनों का है, उसके बाद हरियाणा अपनी अलग से कैपिटल बनाएगा। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, तो वहां पर भी तेलंगाना को मिली कैपिटल हैदराबाद। पहले कहा जा रहा था कि दोनों को एक जॉइंट कैपिटल ही रख लेना चाहिए पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे, लेकिन जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने काफी ज्यादा समझदारी दिखाते हुए कहा कि हम अपनी नई कैपिटल अमरावती में बनाएंगे, जिसकी उन्होंने चालू भी कर दी थी तैयारी उसी समय, जो बाद में सही भी रहता है। आसपास के प्रदेशों के लिए अगर एक ही कैपिटल होती है उसके बारे में कभी ना कभी झगड़े हो ही जाते हैं। और जब पेपर्स पर या जब हरियाणा बना था उसी टाइम पर ये बात हो गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब का ही है, तो फिर अभी तक उसे देने में इतनी देरी क्यों कर दी? और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, तो अब बीजेपी गवर्नमेंट है उन्हें भी ये कर लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो भी अब ना करे। वरना क्योंकि पंजाब में तो अब आम आदमी पार्टी है, तो सारा क्रेडिट आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा कि उनकी वजह से जितनी भी जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के पास वापस आया है, और ये बीजेपी चाहेगी नहीं। तो इस बार की भी आप अगर ये समझ पाए कि चंडीगढ़, जबकि जो एक पावरफुल गवर्नमेंट है अभी सेंटर में, वो कर सकते हैं ये काम, लेकिन वो शायद ना करें क्योंकि जो स्टेट है उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट इस बार नहीं है। लेकिन ये स्टेलमेट कब तक चलता रहेगा? कब तक पंजाबी और हरियाणवीज लड़ते रहेंगे? कब तक लोगों का खून बहता रहेगा? और कब तक ये बिना मतलब की टेंशन चलती रहेगी? एक्चुअली चंडीगढ़ बिलोंग्स टू पंजाब एंड इट शुड बी गिवन टू द पंजाब, एंड अ न्यू कैपिटल शुड बी मेड फॉर हरियाणा। अब उस टाइम पर क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी का टाइम था, तब उन्होंने कहा था कि एक जो छोटा सा एरिया है पंजाब का वो उन्हें हरियाणा को देना पड़ेगा। वो अगर हरियाणा को दे देता है पंजाब वो एरिया, तो फिर जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का हो जाएगा। लेकिन उस टाइम उन्होंने मना कर दिया, तो ये चीज भी रह गई। मतलब उस टाइम की कहानियां काफी सारी बताई गई है एडिटर के द्वारा आर्टिकल में, कि किस प्रकार जो उस टाइम पर स्वरण सिंह जी थे, स्वरण सिंह जी ने दोनों के बीच में मॉडरेशन करा दिया था, जो कि अकाली दल है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बाद में ये सोचा कि अरे यार, अगर ये मॉडरेशन अभी हो गया तो सारा क्रेडिट तो स्वरण सिंह जी के पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहेगा? तो उस बार भी गवर्नमेंट ने बात करना बंद कर दिया था, उस टाइम पर भी ये चीज कैंसल आउट हो गई। तो इस प्रकार सिर्फ पॉलिटिकल विलफुलनेस ना होने की वजह से पंजाबीज के अंदर ये हेटफुल भावना अपने ही पास वाले प्रदेश के लिए जागती जा रही है, और जिसको अगर थोड़ी भी पॉलिटिकल विल हो तो खत्म किया जा सकता है, और जल्द से जल्द उसे खत्म करने की जरूरत भी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट वाइडनिंग द डेटा डिवाइड।
तो इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अपनी तो पावर बढ़ा ली है, डेटा का कस्टोडियन बन के उनके पास लिमिटलेस डेटा आ गया है, लेकिन क्या सिटीजन और स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका डेटा है उनकी पावर बढ़ी है इसे एक्सेस करने में? तो अगर देखा जाए, गवर्नमेंट के पास पहले भी डेटा होता था, एनएसओ का, नेशनल फैमिली सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, और काफी दूसरी चीजों का भी, लेकिन गवर्नमेंट के पास सिर्फ डेटा होने से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट को उस डेटा को यूज भी करना होगा फॉर बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन। जैसे कि अभी माइग्रेंट वर्कर का क्राइसिस हुआ था इन द कोविड, तो इतना सारा डेटा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हुआ माइग्रेंट्स का, तो वो इसका किस में यूज कर सकते थे कि किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स को भी फॉर्मल जॉब दी जाए, किस प्रकार से उन्हें घर प्रोवाइड किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन उस डेटा को भी धूल लग रही है, अभी उस डेटा का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद इतना सारा डेटा गवर्नमेंट के पास आया ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन रेजीम, जिसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था फॉर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेंस, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हाथ नहीं आया और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन क्या वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाती है हर व्यक्ति को? ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करनी चाहिए, कर रही है, वो कम से कम पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, वो इतनी ज्यादा इनएक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक को भी उस डेटा का इस्तेमाल करके, पब्लिक कैसे इस्तेमाल करेगी, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाकर कि ये चीज अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये डेटा इतने साल पहले भी ऐसा था अभी भी ऐसा क्यों है। और गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है, जब वो डेटा को माने कि अच्छा, गरीबी है, भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पिछले साल अगर इतना था डेटा के अकॉर्डिंग, अगर इस साल भी इतना ही है, तो किस प्रकार से उस अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कम करूं। अगर आउटराइटली डेटा को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर बेहतरी का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट इज बाबा साहेब वार्निंग। जिस प्रकार से अभी कल बाबा साहेब जी का 131st बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो जो एडिटर है वो काफी सारी बातें बता रहे हैं जो बाबा साहेब जी कहते थे और जिसकी उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी। सबसे पहले तो ये कि वो ऐसे नहीं थे कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं या फिर कोई से पॉलिटिशियन थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक तो फ्रीडम फाइटर के भी अगेंस्ट थे, वो तो और चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिशर्स जाएं 1946 तक। वो चाहते थे कि ये बेहतरी रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू सोसाइटी ज्यादा डिवाइडेड है रादर देन जो सोसाइटी अभी बनाई गई है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसे इनका काफी ज्यादा खेद था। दूसरी चीज थी, वो कहते थे कि कैसे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अंबेडकर जी का था कि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके पहले उन्होंने वार्निंग दी थी कि पॉलिटिक्स जो है वो इक्वालिटी तो लेकर आएगा सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में, लेकिन मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में कौन इक्वालिटी लेकर आएगा। मतलब अगर हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अगर सारी लोगों का इंक्लूजन है पॉलिटिकल स्फेयर में, वो अच्छी बात है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में कैसे सबका इंक्लूजन होगा, मतलब जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है कैसे प्रकार किस प्रकार से उन्हें इक्वालिटी मिलेगी विद द अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट उनकी एक और चिंता थी कि किस प्रकार से जो लोग हैं इतनी सारी कास्ट में डिवाइडेड हैं, तो वो एक नेशन को एक फ्रैटर्निटी कैसे बन पाएंगे, वो फ्रैटर्निटी को कैसे अपने अंदर इनकलकेट करेंगे। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, वो किस प्रकार से भाईचारा एक दूसरे के अंदर देख पाएंगे अगर वो खुद ही अपने अंदर से इतने डिवाइडेड है। तीसरी चीज थी कि वो कहते थे कि ये जो महात्मा या जो हीरो वर्शिपिंग वाली चीज है कि कोई पॉलिटिकल लीडर है आप उसके गुण ही गाने लग गए, ये चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था हीरो वर्शिपिंग अगर आप जिस दिन करने लगेंगे उस दिन जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स का और आप एक डिक्टेटरशिप की तरह चले जाएंगे। चौथी चीज थी कि उनके जैसे हमेशा हम सब जानते हैं क्लैशेस चलते रहते थे महात्मा जी से, लेकिन उन्होंने भी हमेशा इज्जत की महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने भी हमेशा उनको एक्सेप्ट किया, उनके व्यूज को एक्सेप्ट किया। जैसा कि आज के जमाने में हम नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं कि अगर अच्छा तू मुझे नहीं पसंद करता, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बात नहीं तू मुझे नहीं पसंद करता, हमेशा ऐसा होगा कि अच्छा तू मुझे पसंद नहीं करता मैं भी तुझे पसंद नहीं करूंगा, और ये लो हो गया झगड़ा, ये हो गया एनमिटी। ऐसा नहीं था, पहले के लोग काफी ज्यादा
विजडम हुआ करता था उनमें कि वो समझते थे कि पूरी दुनिया ऐसा नहीं आपको पसंद करेगी, लेकिन इफ यू आर ऑन द राइट पाथ यू शुड परस्यू इट, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड इफ यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ यू शुड चेंज इट। और इस प्रकार से बाबा साहेब जी की जो वार्निंग्स थी उसके बारे में एडिटर बताते हैं इस एडिटोरियल के अंदर, यही सारी 3 और 4 जितनी भी थी। तो इस प्रकार से आज का एडिटोरियल खत्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियोस ऐसे लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इसी समय। जय हिंद, जय भारत।